हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक नए लेक्चर को लेकर। राइट, देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, किस तरीके से ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं एंड हमने इन दोनों के न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था कि किस किस वैरायटी के हमारे पास इन टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई एंथैल्पी को लेकर जिसका नेम हमारे पास क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। राइट, तो अगर मैं बात करता हूं आखिरकार बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है हमारे पास, तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है एक मोल सब्सटेंस के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसको कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ रही है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। राइट, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक मोल सब्सटेंस को कंप्लीटली डिसोसिएट करने के लिए, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, एक मोल सब्सटेंस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी उसी को हमने क्या कहा, उसी को हमने कहा बॉन्ड एंथैल्पी। राइट, कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक मोल हाइड्रोजन के इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब मैं एक मोल हाइड्रोजन ले लूं और उस एक मोल हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, तो हमें पता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। या फिर मैं कहूं मेरे पास मान लीजिए डाइनाइट्रोजन है, तो डाइनाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट ये ट्रिपल बॉन्ड जो है इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। और बॉन्ड एंथैल्पी 1 मोल के लिए मेजर की जाती है। राइट, क्योंकि हमने जितनी भी एंथैल्पी देखी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो सभी हम एक मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। राइट, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तो डिफाइन करनी पड़ेगी ना हमें कि कितनी क्वांटिटी के लिए आप बात कर रहे हो। क्या इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में। जब भी हम बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे, जब भी हम बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा गैसियस स्टेट के अंदर फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी हमेशा गैसियस स्टेट के लिए फाइंड आउट की जाती है, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कभी भी फाइंड आउट नहीं की जाएगी। अगर आपके पास गिवन सब्सटेंस लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में है तो पहले आप उनको क्या करोगे, पहले आप उनको गैसियस स्टेट में लेके आओगे, तब जाकर आप क्या फाइंड आउट करोगे, बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड आउट करोगे। अब आप पूछोगे क्यों सर, ये तो मनमानी हो गई। नहीं बच्चों, मनमानी नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है, हमें पता है अगर मैं बात करता हूं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। राइट, अगर मैं बात करता हूं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर पार्टिकल दूर तो होते हैं लेकिन फिर भी कंपेयर टू गैसियस स्टेट ये बहुत क्लोज होते हैं। राइट, और गैस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हमें देखने को मिलते हैं। राइट, तो अब हमें देखिए, हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे एक सॉलिड था हमारे पास, तो सॉलिड के अंदर हर पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज में है। तो ये मेरे पास मान लीजिए एक मॉलिक्यूल था, ये मेरे पास क्या है, मान लीजिए मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास NaCl का सॉलिड है, मान लीजिए मेरे पास NaCl है। ठीक है, NaCl है मेरे पास, हर बार NaCl ये है मेरे पास। हमें पता है सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होगा, क्लोरीन के ऊपर -1, सोडियम के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1, सोडियम के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1। अब होगा क्या, क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली ये क्लोराइड आयन क्या करेगा, इस सोडियम पॉजिटिव आयन के साथ एक इंटरेक्शन कोज कर लेगा, दैट इज अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। अब मैं अगर सॉलिड स्टेट में बॉन्ड एंथैल्पी निकालने लग जाऊं तो मुझे ये बॉन्ड तो तोड़ना ही है, साथ ही साथ जो मेरे पास बॉन्ड एंथैल्पी निकल के आएगी उसमें ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो भी ऐड होके आएगी। तो देखिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो मान लीजिए खाली इसको तोड़ने के लिए x जूल एनर्जी चाहिए थी। इस अट्रैक्टिव फोर्स को, दो अलग अलग सोडियम क्लोराइड के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, इसको तोड़ने के लिए मान लीजिए y जूल एनर्जी चाहिए थी। तो जब मैं बॉन्ड एंथैल्पी मेजर करूंगा सॉलिड स्टेट में तो मेरे पास बॉन्ड एंथैल्पी किसके इक्वल आएगी, x + y के इक्वल आएगी ना। हमें तो चाहिए खाली x जूल, लेकिन हमारे पास जो मेजर होके आ रही है वो x में y ऐड होके आ रही है, y हमें नहीं चाहिए। इसीलिए सिमिलर रीजन से हम सॉलिड और लिक्विड स्टेट में कभी भी बॉन्ड एंथैल्पी को मेजर नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, गैसियस स्टेट में मेजर करते हैं, क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे तो उनके बीच में बहुत ही नेग्लिजिबल, मामूली सी अट्रैक्शन देखने को मिलेगी और इसी वजह से हम क्या करते हैं, गैसियस स्टेट में मेजर करते हैं।
अब आप कहोगे सर गैसीय स्टेट में बेशक मामूली हो कुछ है तो उस अट्रैक्शन में क्या करें, तो बच्चा सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में देखो ना, सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में तो गैसेस में बहुत कम जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो लग रही होगी, तो उस चीज का तो कोई इलाज भी नहीं है। मान लीजिए मेरे पास एनर्जी आनी थी 100 जूल, मेरे पास आ रही है 100.2 जूल, ठीक है, ऑलमोस्ट तो सेम ही आ रही है ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से गैसीय स्टेट में 0.2 जूल अगर बढ़ रही है तो उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते और वो ज्यादा बड़ी एक अमाउंट भी नहीं है, राइट। बट गैसीय स्टेट में वो बोन एंथैल्पी को मेजर करना सॉलिड और लिक्विड कंपेयर में तो अच्छा ही डिसीजन है। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब हम बात करते हैं तीसरे कंसेप्ट की। एक इंपॉर्टेंट बात और है, अभी तक हमने देखा बोन एंथैल्पी से क्या मतलब है, दूसरी बात हमने देखा कि बोन एंथैल्पी हमेशा गैसीय स्टेट में ही मेजर की जाती है, और तीसरी बात डाइएटमिक मॉलिक्यूल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अगर हमारे पास पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास क्या है एक पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है, तो पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास हमेशा एवरेज बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल के केस में हमेशा एवरेज बॉन्ड एनर्जी या फिर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है। क्यों की जाती है? मान लीजिए मेरे पास क्या था, मेरे पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल था, कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल होगा अमोनिया का, राइट। अब मैं इसको तोड़ना चाहूंगा, इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड है सभी को तो हमें तोड़ना है। तो अगर मैं बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करता हूं फर्स्ट बॉन्ड के लिए, मान लीजिए फर्स्ट बॉन्ड है मेरे पास, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या फर्स्ट बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, ये थर्ड बॉन्ड है, इसको तोड़ना है। तो फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अमाउंट की एनर्जी चाहिए, सेकंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी चाहिएगी, और थर्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग एनर्जी चाहिए। यानी कि फर्स्ट बॉन्ड को तोड़ने के लिए x चाहिए, सेकंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए y चाहिए, और थर्ड बॉन्ड को तोड़ने के लिए z चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने फर्स्ट बॉन्ड तोड़ दिया, जैसे ही मैंने फर्स्ट बॉन्ड तोड़ दिया, अब हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मान लो मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं, तो ठीक है, अब हाइड्रोजन के ऊपर मान लीजिए आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, वो पहले जैसी नहीं रही, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ये वाई बॉन्ड एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो एक्स के कंपेयर में अलग होगी। सिमिलरली जैसे मैं थर्ड बॉन्ड तोड़ दूंगा, तो अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन थी वो अलग आएगी, पहले जितनी नहीं रहेगी, ना वो एक्स के इक्वल है ना ही वो वाई के इक्वल है, वो कुछ अलग ही है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिएगी, एक अलग एनर्जी जेड देनी पड़ेगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं, अगर मुझे बतानी पड़ जाए कि बताओ अमोनिया में एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, तो ना तो मैं एक्स कह सकता हूं, ना ही वाई कह सकता हूं, ना ही जेड कहूंगा, तो मैं क्या कहता हूं, मैं क्या फाइंड आउट कर लेता हूं, एग्जैक्ट बॉन्ड एंथैल्पी जगह हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एवरेज क्या एनर्जी चाहिए। तो हमने क्या किया, एवरेज निकाल लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकाल लेते हैं और हमारा काम चल जाता है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट बॉन्ड एनर्जी नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। x के लिए एक अलग एनर्जी चाहिएगी, y के लिए अलग और z के लिए अलग। तो आई होप आपको बॉन्ड एनर्जी का जो कंसेप्ट है कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन को लेके, क्योंकि मेरा मानना ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप खाली थ्योरी करके छोड़ रहे हो, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। भूल जाना कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरीके से कंसेप्ट आपको इंप्लीमेंट करने हैं वो बिना न्यूमेरिकल किए आपको नहीं आ सकते हैं, और अभी आपको बातें समझ में भी आ जाएगी। अब जो मैं आपको एग्जांपल करवाने वाला हूं उसमें आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आप सोचोगे अच्छा ऐसे करना होता है कि न्यूमेरिकल, राइट, जबकि मैंने बातें आपको सारी बता दी है, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चन करने के लिए जितनी भी बातें चाहिए हमें वो मैंने आपको सारी बता दी हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपके होश उड़ जाने हैं कि अच्छा ऐसे फाइंड आउट होगी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अगर मैं बात करता हूं पहले कंसेप्ट की, न्यूमेरिकल करने से पहले एक दो बातें और बता देता हूं। पहला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है और हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट पढ़ रहे थे हम फॉर्मेशन के टाइम पे, बट याद रखिएगा बॉन्ड एंथैल्पी इकलौता ऐसा केस है जिसमें हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास थी पहली बात कि आपको अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंथैल्पी ऑफ
रिएक्टेंट माइनस इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा अगर बॉन्ड इंथैल्पी आपको दे रखी होगी तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था कि आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें लिक्विड बेंजीन हमें दे रखा है। ठीक है, एक मेरे पास रिएक्शन है जिसमें लिक्विड बेंजीन हमें दे रखा है। लिक्विड बेंजीन को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया, कंबशन रिएक्शन करवा दी मैंने। ठीक है, लिक्विड बेंजीन का मैंने क्या करवा दिया, कंबशन करवा दिया। अब ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैसीय स्टेट में होती है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब हम कंबशन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही हमें देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और रिएक्शन आपकी तब तक सही नहीं होगी, क्वेश्चन आपका तब तक सही नहीं होगा जब तक रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 15/2। ठीक है, चलिए हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि मान लीजिए एंथैल्पी ऑफ, आपको रिएक्शन निकालनी है। हमें कहा गया है इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखिए। मैं अभी आपको कोई डिटेल्स गिवन नहीं दे रहा हूं कि किस रिएक्टेंट को कितनी बॉन्ड एंथैल्पी है, अभी हम वो बात नहीं कर रहे। अभी मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूं कि मुझे इस रिएक्शन के लिए अगर बॉन्ड एंथैल्पी लिखनी पड़ जाए तो मैं कैसे, अगर मुझे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा अगर मुझे बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी हो, अगर मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी हो। ठीक है, अब देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। क्या पता मुझे एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी हो, अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखी होगी तो वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की इक्वल आ जाएगी। क्या पता मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो, तो अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी होगी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। बट मैंने क्या कहा है, हमें डिटेल्स गिवन है बॉन्ड एंथैल्पी की, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात यहां पे ध्यान से देखिए स्टेट के बारे में। अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी ही निकालनी है, सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है, बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, तो सबसे पहले स्टेट्स पे जाइए। हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे गैसीय स्टेट में होने चाहिए। ठीक है, वो सारे के सारे गैसीय स्टेट में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लिक्विड और सॉलिड में हम कभी भी बॉन्ड एंथैल्पी ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। एडिशनल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, फिर हम उसको बॉन्ड एंथैल्पी में काउंट भी नहीं कर सकते हैं। राइट, इसी वजह से हम क्या करते हैं, गैसीय स्टेट में निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बेंजीन जो है और जो वाटर है ये लिक्विड स्टेट में गिवन है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इनको वेपराइज करना पड़ेगा ताकि गैसीय स्टेट में आ जाए। राइट, अब देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं, अगर मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखूं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी जाएगी समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, बेंजीन है और हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अगर मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार का बेंजीन का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। राइट, 6 हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास यहाँ पे जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं, 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और हमारे पास 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। राइट, अब देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखना है मुझे सबसे पहले, तो सबसे पहली बात तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बेंजीन को गैसीय स्टेट में लेके आना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या लग जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हमारे पास उस टाइम पे क्या लगेगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लगेगी बेंजीन की C6H6 प्लस में। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखना है ना, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में वो एनर्जी भी तो काउंट होगी जब हम इस बेंजीन को लिक्विड स्टेट से वेपराइज स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन, ये हमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समेशन है रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का हमारे पास। ठीक है, रिएक्टेंट की जो बॉन्ड एंथैल्पी लेनी है उसमें हमें समेशन करना है, हर तरीके की एनर्जी को ऐड करना है। तो सबसे पहले तो वेपराइज करेंगे हम बेंजीन को, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। दूसरी बात, अब बेंजीन हमारे पास जब वेपराइज हो जाएगा तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी प्रेजेंट है। तो मुझे 3 टाइप के बॉन्ड तोड़ने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास देखो 6 मल्टीप्लाई एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी होगी, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास 6 बॉन्ड तोड़ने हैं। हमें क्या करना है, ये 6 बॉन्ड तोड़ने हैं। राइट, प्लस में
तीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है हमारे पास, तो 3 मल्टीप्लाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, प्लस में 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो 3 मल्टीप्लाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये जो पूरी की पूरी मैंने इंथैल्पी लिखी है ना, ये हमारे पास है कंप्लीट बॉन्ड इंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ बेंजीन की। होश उड़ गई ना? देखो जो कहा था वो मैं करता हूं, मैंने कहा था होश उड़ जाएंगे और आपके होश उड़ रहे होंगे। ये तो मैंने पूरा का पूरा जो स्टेप लिखा है यहाँ पे, ये सिर्फ बेंजीन के लिए लिखा है, अभी तो आगे स्टार्ट ही नहीं किया। प्लस में अब देखो ऑक्सीजन हमारे पास है, ऑक्सीजन में क्या होगा, O डबल बॉन्ड O होगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने हैं, 15/2 मॉलिक्यूल है। तो 15/2 के लिए हमें चाहिएगी, 15/2 के लिए हमें क्या चाहिएगी, हमें चाहिएगी बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिएक्टेंट की एनर्जी आ गई। ठीक है, जो स्टोइचियोमेट्री आपके आगे प्रेजेंट है उससे भी मल्टीप्लाई करना है। वो तो भगवान का शुक्र मानो कि बेंजीन के आगे कोई स्टोइचियोमेट्री नहीं है, खाली 1 है, वरना सारी की सारी हमारे पास जो इतनी वैल्यू है ये सारी की सारी किससे मल्टीप्लाई होती, उस स्टोइचियोमेट्री से भी मल्टीप्लाई होती। ठीक है, अब देखो अब हम बात करते हैं, हमने रिएक्टेंट का तो लिख दिया, माइनस इंथैल्पी बॉन्ड इंथैल्पी लिख दिया प्रोडक्ट की। तो हमारे पास CO2 में क्या है, CO2 में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है ना, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमें चाहिए बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ये बॉन्ड तोड़ने हैं, हमें ये बॉन्ड तोड़ने हैं। अब देखो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है और एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमें 2 बॉन्ड तोड़ने हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड में 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ जाएंगे, 12। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, जो कि मैं आपको कह रहा था अगर कोई स्टोइचियोमेट्री होती है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गई कार्बन डाइऑक्साइड की बॉन्ड इंथैल्पी आ गई प्लस में। ठीक है, अब देखो वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, वेपराइज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेपराइज। तो 3 × ΔH वेपराइजेशन फॉर वाटर। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 वाटर मॉलिक्यूल थे, जो स्टोइचियोमेट्री है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास H2O में OH बॉन्ड हमारे पास है, 2 OH बॉन्ड है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ OH। जब हम इसको इस पूरी इंथैल्पी को माइनस कर देंगे, इस पूरी इंथैल्पी से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगी। क्या अब आपको सबको समझ में आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स कितनी प्यारी चीज है? क्या अब आपको ये समझ में आ रही है थर्मोडायनेमिक्स कितनी प्यारी चीज है? क्या अब आपको फील आ रही है कि हाँ हम एक अलग लेवल की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं? इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं जेई लेवल में। अगर आप जेई नीट IIT लेवल पे जाते हो तो इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, आपको इनके साथ ही डील करना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा सा न्यूमेरिकल आसान सा। ठीक है, आप करोगे फिर आसान, कम से कम पहले आसान करवा देते, फिर ये हमें थोड़ा सा भयानक सा सीन दिखा देते, है ना। एकदम से भयानक सीन दिखाने की जरूरत थी, पहले थोड़ा आसान दिखा देते ताकि हमें लगता कि हाँ हमें आ गया है। बट बच्चों वास्तविकता से कब तक दूर भागोगे, है ना, दूर नहीं भाग सकते हैं वास्तविकता से। तो पहले भयानक सीन इसलिए दिखाया ताकि आसान वाले सीन आप आसानी से कर सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है N2H4। ठीक है, N2H4 को मैंने डिसोसिएट कर दिया तो मुझे मिल गया N2H2 प्लस H2, N2H2 प्लस H2। पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कोई भी डिटेल गिवन नहीं थी, अब की बार मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूं ताकि आपको करना आ जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैसे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जस्ट सिंपल सी बात करेंगे। मुझे कहा गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो है मान लीजिए x जूल। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें क्या दे रखी है, x जूल दे रखी है। बॉन्ड एनर्जी बतानी है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की, बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है हमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की। तो पहली बात तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बॉन्ड एंथैल्पी बतानी है मुझे, तो इसको डब्बे में डाल दो। हमें क्या गिवन है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, मान लीजिए मैंने कहा ये y है। ठीक है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, मान लो x हो गया, y हो गया, z जूल है ये। ठीक है, और एक हमें गिवन है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की। ठीक है, ये मान लीजिए हम मान लेते हैं a जूल। ठीक है, ये मान लेते हैं a जूल। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में हमें निकालना है बॉन्ड एंथैल्पी कितनी चाहिए कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, क्या, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है बॉन्ड एंथैल्पी की टर्म्स में क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट।
क्या है, बात क्लियर है। अब रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे, अपने आप निकल जाएगा। देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें कितनी दे रखी है, x जूल दे रखी है, तो ये तो इक्वल है x के। इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, देखो रिएक्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, N2H4 है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस इंथैल्पी को इस मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड तोड़ प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, एक तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, और 4 बॉन्ड हमारे पास है नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस में 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये तो आ गई रिएक्टेंट के लिए बॉन्ड इंथैल्पी, माइनस यहाँ पे N2H2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, N डबल बॉन्ड NH2 है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो एक तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तोड़ना है और 2 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन तोड़ने हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस में हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, प्लस में हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन है, राइट, कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन है ये देख लेते हैं। देखो x तो हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन ही है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन कितनी दे रखी है, y जूल, तो ये आ जाएगी y जूल, प्लस में 4 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी कितनी दे रखी है, z जूल, तो 4z आ जाएगा, माइनस नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तो निकालनी है ना, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की तो हमें निकालनी है, प्लस में नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि ये माइनस सबके अंदर जाएगा तो सारे फैक्टर माइनस हो जाएंगे, राइट, नेगेटिव उसके आ जाएंगे। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितनी दे रखी है हमें, z जूल, तो हमारे पास यहाँ पे 2 है ना बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2z प्लस में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कितनी दे रखी है, a जूल, प्लस में a जूल, राइट। अब देखो 4z से 2z जाएगा हमारे पास, तो ये कितना बन जाएगा, x y प्लस 2z माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये नेगेटिव अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस a जूल, ठीक है। तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कितना बन जाएगा, y प्लस 2z माइनस a माइनस x। इसको जब हम सोल्व कर लेंगे, देखो y की वैल्यू दे रखी होगी, z की वैल्यू दे रखी होगी, a और x की वैल्यू भी दे रखी होगी इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल फैक्टर, तो आप इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास बॉन्ड इंथैल्पी आ जाएगी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की। अब पहले वाला क्वेश्चन करने के बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान सा लग रहा होगा, इसलिए पहले मैंने आपको हॉरर मूवी दिखा दी थी, अब थोड़ी सी एक्शन मूवी देख लो, राइट। तो आई होप आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, अगर मुझे बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंबाइन करना पड़ जाए, साथ में मैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कंबाइन कर दूंगा, तो इन तीनों इंथैल्पी को मिला के जो क्वेश्चन बनेगा वो किस टाइप का आ सकता है और कैसे सोल्व हो सकता है, राइट। आई होप आपको जो लेक्चर है समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर सोशल हैंडल्स पे मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।